G4 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर भाजपा अपना परचम लहराने के सारे प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आज दोनों लोग बंगाल में होने वाली रैलियों को संबोधित किया। बंगाल की राजनीति दिन पर दिन तेज होती जा रही है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखे हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री बांकुरा में रैली को संबोधित करेंगे तो वहीं गृह मंत्री एगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आज भाजपा द्वारा घोषणा पत्र भी जारी किया जा सकता है। टीएमसी द्वारा जनता को लुभाने जैसे वादे घोषणा पत्र में किए जाने के बाद भाजपा के घोषणा पत्र पर सभी की नजरें टिकी हुई है। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी गृह मंत्री की रैली में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री बंगाल में होने वाली रैली के साथ साथ असम में भी एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री असम के बोकाखाट की रैली को संबोधित करेंगे। इन रैलियों का बंगाल में होने वाले चुनाव पर क्या असर होता है यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। बंगाल की राजनीति पे दिन पर दिन हलचल तेज होती जा रही है। कृषि कानून के विरोध में चल रहा प्रदर्शन अभी भी जारी है। किसानों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पैठ पड़ाव में आज किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस महापंचायत में 2000 से अधिक किसान शामिल होंगे। दिल्ली सीमा पर कृषि कानून का विरोध करते हुए किसानों को 110 दिन से अधिक सारी मुश्किलों को सहने के बाद भी किसान अभी भी अपने हक की मांग के लिए डटे हुए हैं। किसानों का कहना है जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक वे अपने घर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही आंदोलनकारी किसानों ने राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया है, जिसके मद्देनजर पश्चिम बंगाल में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रैली निकाली थी, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा था कि भाजपा को वोट ना दे। राकेश टिकैत से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल में जाकर लोगों से भाजपा को वोट ना देने की अपील की थी। इसके साथ ही आंदोलनकारी किसान दिल्ली सीमा पर गैर कानूनी तरीके से मकानों का निर्माण कर रहे हैं। महापंचायत के जरिए उन किसानों को आंदोलन से जोड़ना है जो खेती के कारण आंदोलन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। शनिवार को रानीखेत स्थित रेस्टोरेंट में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा था किसान महापंचायत में कुमाऊं क्षेत्र से और यूपी के सीमावर्ती जिलों से किसान और महिलाएं पहुंचेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं, जहां वो पूर्वांचल के रंगकर्मियों समेत शहर में लोगों को भव्य प्रेक्षागृह का तोहफा देंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान योगी सरकार ने राज्य में कराए गए अपने कार्यों और प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया था। इन योजनाओं से मिले लाभ के बारे में भी योगी सरकार द्वारा जानकारी साझा की गई थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री इस दौरान कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके पश्चात वो राजकीय कृषि विद्यालय चरगावा में कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही कृषि गोष्ठी व प्रदर्शनी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कुछ योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज 9 आपराधिक मामलों में न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने के लिए विवेचकों द्वारा अलग अलग अर्जी प्रस्तुत कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिरासत वारंट बनाए जाने की याचिका दी गई है। आपको बता दें, अधीनस्थ न्यायालय के विवेचक की अर्जी यह कहकर खारिज कर दी थी कि प्रथम रिमांड के समय अभियुक्त की कोर्ट में भौतिक उपस्थिति आवश्यक है। विवेचक की अर्जी खारिज कर दिए जाने के बाद अभियोजन की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश 15 मई 2020 और 3 दिसंबर 2020 के आदेश के खिलाफ जिला जज के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई। सुनवाई स्पेशल कोर्ट MP MLA में हुई। वहीं बता दें, स्पेशल कोर्ट ने दोनों निगरानी अर्जी मंजूर कर ली और अधीनस्थ न्यायालय को विवेचक की अर्जी का निस्तारण करने का निर्देश दिया है। स्पेशल कोर्ट ने
उच्चतम न्यायालय और उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि प्रथम रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असाधारण परिस्थितियों में ही लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में अभियुक्त और साक्षी की सुरक्षा भी शामिल है तथा उच्चतम न्यायालय के आदेश से ही अतीक अहमद अहमदाबाद जेल में बंद है, जिसकी दूरी 1200 किलोमीटर है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी भी असाधारण परिस्थितियों की श्रेणी में आती है। महामारी का संकट एक बार फिर से गहराने लगा है, जिसके मद्देनजर कई राज्यों में स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। मध्य प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार रात 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। महामारी की स्थिति में भारत एक बार फिर से पिछले वर्ष के हालातों में पहुंच गया है। गंभीर होती स्थिति के साथ सरकार भी काफी चिंतित नजर आ रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने हालातों की समीक्षा करने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। हालांकि इस बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उपस्थित नहीं थी। इस बैठक में संक्रमण के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में एक समिति ने स्थितियों का जायजा लिया था, जिसकी रिपोर्ट इस बैठक में पेश की गई थी। हालांकि लोगों की लापरवाही के कारण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऐसे कई राज्यों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में लॉकडाउन लगने के दौरान आपात सेवाओं को छोड़कर अन्य के बाहर निकलने पर गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए शहरों में 32 घंटों का लॉकडाउन लगाया गया है। तीनों शहरों में लॉकडाउन के चलते सन्नाटा पसरा हुआ है। भोपाल के बाहरी सीमा समेत अंदर भी पुलिस ने करीब 128 स्थानों पर बैरिकेडिंग की है। इंदौर और जबलपुर में सिर्फ दूध और दवाई की दुकानें ही खुली नजर आ रही हैं। 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर भी बंद हैं। इसके साथ ही पार्क और शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से मध्य भारत तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर पूर्व भारत में हल्की बारिश हो सकती है। IMD का कहना है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और गरज के साथ बारिश होने की आशंका है। वहीं आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ झमाझम बारिश की संभावना है। इससे दिल्ली वासियों को सूरज की तेज तपिश से राहत मिलेगी। बारिश के कारण इस सप्ताह के अंत तक न्यूनतम तापमान में कमी आने के कारण रात के समय में भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसका असर समूचे उत्तर भारत समेत पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। अगले 2 दिन तक इन जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे दिन के तापमान के साथ रात के तापमान में भी कमी आएगी। वहीं मध्य प्रदेश के 3 दिनों में लगातार शाम को तेज हवा चलने के साथ ही बारिश हो रही है। शुक्रवार शाम को भी तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे मौसम ऐसा ही बना रहने की आशंका जताई है। वहीं मौसम विज्ञान के अनुसार राजस्थान में भी रविवार से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इस कारण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 23 मार्च तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। यह सर्कुलेशन 24 मार्च तक हरियाणा की ओर रुख करेगा। कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे महामारी का संकट एक बार फिर से मंडराने लगा है। महामारी के आंकड़े दिन प्रतिदिन अनियंत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के फिर से रिकॉर्ड तोड़ 43,846 मामले सामने आए हैं। संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद सरकार ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन इतनी पाबंदियों के बाद भी संक्रमण के आंकड़े प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। वैश्विक महामारी का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टीकाकरण के बाद से स्थिति में काफी सुधार देखा गया था, लेकिन भारत एक बार फिर से पिछले वर्ष जैसे हालातों में पहुंच गया है। बता दें, पिछले वर्ष इसी महीने में भारत में पूर्ण लॉकडाउन लगा था। ऐसे में त्योहारों के करीब आने से बाजारों में रौनक बढ़ने के साथ संक्रमण के बढ़ने के भी आसार नजर आ रहे हैं, जिस कारण एक बार फिर से लॉकडाउन लगने की आशंकाएं तेज होती जा रही हैं। तो वहीं महाराष्ट्र समेत भारत के कई जिलों में संक्रमण के बढ़ोतरी के कारण कई जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। तो वहीं
कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। शादी या सामूहिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में भी पाबंदी लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 43,846 मामले सामने आने के बाद अब तक इस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या लगभग 1,15,99,000 के पार है। 22,956 लोगों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी से रिकवर होने वालों की संख्या 1,11,30,200 के पार है। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 3,09,087 है। तो वहीं इस महामारी के कारण 197 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद इस महामारी के कारण मरने वालों की संख्या लगभग 1,59,755 है। अब तक लगभग 4,46,03,000 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर लगाम की दिशा में रेलवे के इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए प्लेटफॉर्म और यार्ड और आसपास के सूने पड़े ढांचों को ढाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने अधिकारियों को इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। आदेश में प्लेटफॉर्म्स और यार्ड के खाली पड़े ढांचों, खाली क्वार्टर, प्लेटफॉर्म से दूर ऐसे भवनों को तत्काल ध्वस्त करने को कहा गया है जहां कोई सुरक्षा और आवाजाही नहीं होती। जब तक इन्हें ध्वस्त नहीं किया जाए तब तक नियमित तौर पर ड्यूटी स्टाफ उन जगहों की निगरानी करता रहेगा। विशेष रूप से रात में ऐसे काम की जरूर निगरानी हो जब लोगों का आना जाना बहुत कम रहता है। वहीं इसके साथ ही रेलवे परिसर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में शामिल लोगों का डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा। आदेश में कहा गया कि सभी पोस्ट कमांडर पिछले 5 साल में दुष्कर्म समेत महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों का ब्यौरा ले और आंकड़ों की समीक्षा करें। रेलवे कर्मियों के पास ऐसे अपराधों से जुड़े दोषियों की तस्वीर होनी चाहिए। डीजी ने कहा कि डाटा के विश्लेषण के आधार पर तत्काल और लंबी अवधि की योजना तैयार की जाए। तत्काल वाली योजनाओं पर बिना देरी के कदम बढ़ाया जाए। देश के विख्यात उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटालिया के बाहर एक विस्फोट रखी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, जिसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। 28 फरवरी को घर के बाहर खड़ी गाड़ी की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ने ली। इसके लिए उन्होंने एक टेलीग्राम चैनल से रोक सको तो रोक लो, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है, बस पैसे ट्रांसफर कर दो जो तुम्हें पहले बोला गया है। वहीं अगले दिन जैश उल हिंद अपनी बात से पलट गया और कहा कि हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, हमारे भारत व्यापार जगत के टाइकून से कोई लड़ाई नहीं है। वहीं आपको बता दें, इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, नए आरोप लगाए जा रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा था। सीएम ठाकरे को लिखी चिट्ठी में परमवीर सिंह ने आरोप लगाए हैं कि आज देशमुख ने सचिन वाझे से प्रत्येक महीने बार, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों से 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा था। जवाब देते हुए उनके पास पहुँचे जाएंगे। उन्होंने कानूनी कार्यवाही से खुद को बचाने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं। वहीं परमवीर सिंह ने आरोपों के बाद बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख वसूली का धंधा करते हैं। सचिन का वसूली एजेंट था, बियर बार से लेकर हर जगह से वसूली का काम करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख को तुरंत पद से हटाना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि 16 महीने से महाराष्ट्र में ठाकरे की सरकार है, जिस वजह से 16 करोड़ रुपए हो गए। कई जिले और कई शहरों में वहां से भी कई करोड़ रुपए के लिए कहा गया होगा। पुलिस डिपार्टमेंट है, उसी प्रकार 22 विभाग हैं, तो क्या हर मंत्री ने अपने विभागों को वसूली करने के आदेश दिए हैं? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, लेकिन 3 दिनों की सरकार ने जनता का शोषण करने का है। इतना घिनौना काम कभी भी नहीं हुआ। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो जिम्मेदारी से तुरंत इस्तीफा दे दें। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत और अमेरिका के संबंधों मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का केंद्र बताते हुए कहा, दोनों देशों की रक्षा साझेदारी ब्रिटेन प्रशासन की प्राथमिकता है। वहीं लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि भारत तेजी से बदल रहे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण साझेदार है और अमेरिका क्षेत्र के लिए अपने रुख के मुख्य स्तंभ के तौर पर
भारत के साथ समग्र और प्रगतिशील रक्षा साझेदारी को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस सप्ताह ग्वालियर में MiG-21 बाइसन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, सबसे पहले मैं इस सप्ताह की शुरुआत में हुए उस दुखद हादसे के लिए गहरा शोक व्यक्त करता हूं, जिसमें भारतीय वायुसेना के एक जवान की जान चली गई थी। वहीं ऑस्टिन ने कहा, हमारी संवेदनाएं उनके परिजन और मित्रों के साथ हैं और उनकी मौत हमें उन जोखिमों की याद दिलाती है जो हमारे जवान, हमारे लोकतंत्र, हमारे लोगों और हमारी जीवन शैली की रक्षा करने के लिए रोजाना उठाते हैं। आगे उन्होंने कहा, दुनिया वैश्विक महामारी और एक खुली एवं स्थायी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के समक्ष बढ़ती चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में भारत और अमेरिका के संबंध मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का केंद्र है। ऑस्टिन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के सामने जब मुक्त और खुली क्षेत्रीय व्यवस्था को लेकर चुनौती पैदा हो गई है, तब समान सोच वाले देशों के बीच सहयोग भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने अपनी भारत यात्रा के बारे में कहा, मैं हमारे सहयोगी और साझेदारों के प्रति हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को लेकर बाइडेन हैरिस प्रशासन का संदेश पहुंचाना चाहता था। उन्होंने कहा कि विशेषकर भारत आज तेजी से बदल रहे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। ऑस्टिन ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी की इन टिप्पणियों का भी जिक्र किया कि भारत नौवहन और उड़ान भरने की स्वतंत्रता, बिना किसी रोक टोक के वैध व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के समर्थन में खड़ा है। उन्होंने कहा, यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारे साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है और यह स्पष्ट है कि साझेदारी की महत्ता एवं अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था पर इसका प्रभाव आगामी वर्षों में और बढ़ेगा। ऑस्टिन ने बताया कि दोनों नेताओं ने क्वाड और आसियान जैसे कई देशों के समूह के जरिए समान सोच रखने वाले साझेदारों के साथ मिलकर काम करने पर चर्चा की। इससे पहले ऑस्टिन शनिवार सुबह राष्ट्रीय समर स्मारक गए और भारत के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वार्ता से पहले उन्होंने विज्ञान भवन परिसर में सलामी गारद दिया गया। ऑस्टिन ने शुक्रवार को दिल्ली पहुंचने के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी वार्ता की थी।